शहर शहर हाई कोर्ट बेंच की मांग, सबकी अपनी ढपली अपना राग, नेता भी दिखा रहे सबको सब्ज बाग, लेकिन इलाहाबाद वाले अड़ा रहे टांग। शहर शहर बनेगा हाई कोर्ट। जी हां, ये सवाल दरअसल इसलिए है 1981 में शुरू हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अदद हाईकोर्ट बेंच की मांग, लेकिन 34-35 साल के बाद आज भी वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। ये हाल तो तब है जब पश्चिमी यूपी के लिए ये बेंच जरूरी भी है और मजबूरी भी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जहां अपनी दुकान बंद होने के डर से इसका विरोध करते हैं, तो वहीं कुछ राजनेता भी अपने अपने शहर में बिछा रहे हैं बेंच की बिसात। शहर शहर हाई कोर्ट बेंच की मांग, सबकी अपनी ढपली अपना राग, नेता भी दिखा रहे सबको सब्ज बाग, लेकिन इलाहाबाद वाले अड़ा रहे टांग। शहर शहर बनेगा हाई कोर्ट। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ पर खींचतान मची हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग के बीच कुछ नेता भी अपने अपने शहर में इसको हवा दे रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्यों जरूरत वाली जगह को नहीं दी जा रही है तरजीह, क्योंकि हर शहर में तो नहीं बन सकता हाईकोर्ट। शोर हो रहा है, हर ओर हो रहा है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर जंतर मंतर तक हंगामा मचा है हाई कोर्ट की बेंच पर। एक कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। ठीक यही हाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच को लेकर बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में तो 3 दशक पहले ही लिखी जा चुकी थी खंडपीठ की पटकथा। वो बात अलग है कि दवा नहीं मिली और बीमारी बढ़ गई। अब कामकाज छोड़कर फिर सड़कों पर हैं काले कोट वाले। हमारा आंदोलन किसी भी रूप से वापस नहीं होगा। हमने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का एक मत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्त जनता का एक मत है कि अगर अब के हाईकोर्ट बेंच स्थापना नहीं हुई तो हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। हम अपनी स्थापना करा करके रहेंगे। न्याय की एक ही नीति है कि दरवाजे पर न्याय, सुलभ और सरल न्याय, लेकिन अन्याय तो देखिए। पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए लाहौर हाई कोर्ट कम दूरी पर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बजाय। अब जरूरत जरूरी या सियासत जरूरी, इसलिए मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक 22 जिलों के वकीलों ने महफिल जमा ली। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अदालतों में टाइपराइटरों ने खटखट बंद की हो। 1981 से लगातार वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते आ रहे हैं, लेकिन वकील आज तक इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दे पाए और इसीलिए नेताओं, सांसदों और केंद्र में बैठे मंत्रियों की उपेक्षा से यह हाईकोर्ट की बेंच अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं मिली है। अब राजनीति की नीति तो देखिए, सबको भरोसे की खुराक बांट रहे हैं। शहर शहर हाई कोर्ट की बेंच बांट रहे हैं। आगरा वाले अपने आंगन में खंडपीठ खड़ी करना चाहते हैं तो सांसद कठेरिया उनके साथ खड़े हैं। अलीगढ़ वाले सतीश गौतम का भी अपना मन है कि बेंच महानगर में ही बने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का लक्ष्य भी मेरठ ही है। वहीं गाजियाबाद वाले वीके सिंह भी बाहर नहीं देना चाहते बेंच। यहाँ तो टीम मोदी में ही खींचतान मची है खंडपीठ पर। वहीं बेंच पर अड़ंगा अटकाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की दलील है कि वो बंटवारा नहीं चाहता। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सियासत और राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर अधिवक्ताओं की भावनाओं से छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है और हम लोगों को जानबूझ के परेशान करने की नीयत से और अपने राजनीतिक स्वार्थों की हित सिद्धि के लिए ये सब काम हो रहा है। हम लोग छले हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फिर से न्यायिक कार्य से विरत हैं और अब हम लोग आंदोलन ये कर रहे हैं कि इस मामले में भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि या तो वो बेंच के पक्षधर हैं, बेंच का आज मुद्दा है या नहीं है। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे पेचीदा हुआ मामला के ख्वाब बन गई है खंडपीठ। पूर्वी यूपी की अपनी दलील, मध्य यूपी का अपना दुख और पश्चिमी यूपी का अपना दर्द है। लेकिन इस दर्द दास्तां में दीगर सवाल ये है कि आखिर जरूरत है तो फिर राजनीति क्यों? और क्या असल में विरोध और समर्थन की राजनीति इसलिए कि जरूरत से ज्यादा हित तो नहीं जुड़े हैं राजनेताओं के? तो क्यों राजनेता सबको बांट रहे हैं भरोसे की खुराक? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो सवाल यही है कि क्या शहर शहर बनेगा हाईकोर्ट। सवाल ये भी है कि क्यों आखिर सियासतदान दिखा रहे हैं सब्जबार। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है कि जहां से चले थे इस मांग को लेकर आज भी वहीं पर हालात बने हुए हैं। आखिर क्यों अब तक ये मांग अटकी हुई है और आज फिर इस पर राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं उनसे आने वाले राजनेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने जिले और अपने मंडल के वकीलों के प्रतिरोध का वो सामना कर पाए। अगर वहां के वकील मांग करते, झांसी के वकील मांग करेंगे कि झांसी में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, तो झांसी में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है बुंदेलखंड में, वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जी, बनारस में होनी चाहिए हाई कोर्ट की बेंच, इस मांग के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले सभी पार्टियों के राजनेताओं को मजबूरी है वहां खड़ा होना। पश्चिम में वही स्थिति है, इसलिए राजनेता भी मामले को उलझा देते हैं। तर्कपूर्ण बात कोई सुनना और समझना नहीं चाहता। मैं पहले भी इस मुद्दे पर एक बार बहस हुई थी, तब मैंने कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित अधिवक्ताओं का यह तर्क समझ से परे है कि हाई कोर्ट नहीं बंटना चाहिए। क्यों? इतनी बड़ी आबादी, 22 करोड़ की आबादी, इतने लाखों लाख केस की पेंडेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, केस सुने नहीं जा रहे। और केस की जब पेंडेंसी होती है तो शासन पर बोझ बढ़ता है, मुवक्किल पर बोझ बढ़ता है, खेत मकान बिक जाता है, बिछुआ गहना बिक जाता है, लोटा बर्तन बिक जाता है। लड़ते लड़ते वकील साहब का कम नुकसान, मुवक्किल का नुकसान ज्यादा पेंडेंसी में, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। उन सब समस्याओं से अगर निजात 4 हाई कोर्ट देने से भी मिलती है, 4 खंडपीठ देने से भी, तो क्या समस्या है? देना चाहिए। एक पश्चिम में दीजिए, एक बुंदेलखंड में दीजिए, एक पूरब में दीजिए, इलाहाबाद में है ही और लखनऊ में है ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक तौर पर चारों दिशाओं में एक एक खंडपीठ दीजिए। इसमें किसका नुकसान है मैं आज तक नहीं समझ पाया। यह व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का मामला तो हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बात समझ में आने वाली हो। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि इसको कोई एक हाई कोर्ट और एक उसकी बेंच संभाल नहीं सकती। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्कलोड है, जो प्रेशर है मुकदमों का, वो भी इस बात की जरूरत महसूस करवाता है कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की शाखाएं खुलनी चाहिए। इसमें क्या समस्या है? इसमें नुकसान कहां है? जहां भी हाई कोर्ट खुलेगा वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहां आम आदमी को सहूलियत होगी, सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो प्रेशर होता है वो कम होगा, वाद के निस्तारण जल्दी होंगे, समस्याएं कम होंगी, तमाम तरह के लाभ ही लाभ हैं। कोई नुकसान नहीं सिवाय इसके कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं वो थोड़ा नाराज हो जाएंगे। अब उनकी नाराजगी के पीछे मुझे कोई लॉजिकल बात तो नहीं समझ आती, तर्कपूर्ण बात तो नहीं है। सिर्फ इतनी बात जरूर है कि भाई अभी मोनोपोली है, फिर वो मोनोपोली टूट जाएगी, इतनी सी बात है। मुझे लगता है मोदी सरकार के पास बहुमत है केंद्र में, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो वहां से चुन के गए हैं वाराणसी से, नरेंद्र मोदी जी गृहमंत्री वहां से हैं। वो देखें कि क्या इतने बड़े सूबे को न्यायिक तौर पर संचालित करने के लिए एक हाई कोर्ट और एक उसकी पीठ लखनऊ की पर्याप्त है, और अगर नहीं पर्याप्त है तो इस मामले पर अब निर्णायक फैसले की घड़ी आनी चाहिए। जी, ये सवाल हम बीजेपी के नेता से जरूर पूछेंगे। एक बार अपने दर्शकों को तारुफ करवा दे जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता अरुण प्रकाश हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से केसी जैन साहब हैं, इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील वीके सिंह भी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के चेयरमैन धीरेन्द्र दत्त शर्मा और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले आपके पास, आखिर ये जो मांग 34-35 साल पहले उठी थी, ये आज भी मांग क्यों बनी हुई है? देखिए गायत्री जी, मैं बताऊं कि ये मांग 1981 से 34 वर्ष की ही मांग नहीं है जी, बल्कि 1955 में
जब संपूर्णानंद जी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने भी इसका सजेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित हो। और ये मांग 1981 से नहीं है बल्कि 1955 से चली आ रही है। और ये 1981 में हमारा आंदोलन जरूर शुरू हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए, क्योंकि पहले जो 1955 में संपूर्णानंद जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच के बारे में अपनी सजेशन दिया था। लेकिन 1981 से जो हमारा आंदोलन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की खंडपीठ की स्थापना के लिए चला आ रहा है। और ये आंदोलन केवल इलाहाबाद के वकीलों की एक रोजी रोटी का सवाल बना करके जी इसको राजनीतिक रंग दिया गया। और राजनीतिक रंग भी मैं नहीं समझ पाया कि इसको राजनीतिक रंग दिया जाता है कि साहब के पूरब और पश्चिम का अलग अलग होगा, जबकि पूरब में प्रतापगढ़ जो इलाहाबाद के पास है वहां की राजनीतिक गतिविधियां किसी तरह से प्रभावित नहीं होती। केवल अगर प्रभावित होगा तो वह केवल एक इलाहाबाद शहर प्रभावित होगा, वहां के अधिवक्ता प्रभावित होंगे। लेकिन यह राजनीति रंग जो वहां के इलाहाबाद का जो अकेली इलाहाबाद शहर का जो राजनीति है जी उन्होंने उठाया कि साहब के पूरब की ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि राजनीति है, इसके पीछे राजनीति होती आई है जिसके चलते अभी तक ये मांग बनी हुई है। वीके सिंह साहब, जब लखनऊ में बेंच बन सकती है तो फिर दूसरी जगह बनाने में क्यों दिक्कत है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये राजनीति के पचड़े में फंसता हुआ, जैसे आप बता रहे 1951 से चल रहा है जी। जब मुकदमों की संख्या बढ़ती है, बादकारियों को परेशानी होती है और लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं, तो एक और पश्चिम बेंच स्थापना हो जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। आप देखिए कि पहले उत्तरांचल नहीं था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही तो करके उत्तरांचल में गया और उससे हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के ऊपर भार कम हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा पीठ होने से रीएलोकेशन होगा। पहले नैनीताल का आदमी इलाहाबाद आना कितना मुश्किल काम था, आज आदमी रात भर चल करके आता है। तो रीएलोकेशन का होना बहुत जरूरी है और पीठ का गठन बहुत जरूरी है। हमेशा इस चीज को लोगों ने राजनीति में डाल करके और इसको खटाई में डाल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अगर इस बात पे अड़े हैं कि नहीं होना चाहिए, उससे उनकी रोजी रोटी, ये उनकी नासमझी है जी। जब पीठ का गठन होगा तो उस एरिया के लोग उस एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ के तमाम एडवोकेट थे, नैनीताल में शिफ्ट हो गए, उनकी रोजी रोटी पे कोई असर नहीं आया। केवल राजनेता आगे आपकी बात जी, अच्छी बात बता रहे हैं कि साहब हम यहाँ बना ले तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वीके सिंह क्या आई आपकी बात? हरीश श्रीवास्तव जी, राजनीतिक दल जब नए जिले बनाते हैं अपने अपने नायकों के नाम पर, तो एक कॉमन सा तर्क होता है, हर जगह वही दोहराया जाता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, जनता की सहूलियत के लिए जिला मुख्यालय पास हो जाए उनके, इसलिए 4 तहसील जोड़ के एक नया शहर बनाए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने ऐसे तमाम जिले देखे। एक जिला हो सकता है 26 तारीख को फिर बन जाए उत्तर प्रदेश। केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, जनता की सहूलियत के लिए जिला मुख्यालय पास हो जाए उनके, इसलिए 4 तहसील जोड़ के एक नया शहर बनाए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने ऐसे तमाम जिले देखे। एक जिला हो सकता है 26 तारीख को फिर बन जाए उत्तर प्रदेश में, उसकी तैयारी है जैन साहब की पार्टी के सौजन्य से। बहस में आगे बताऊंगा कौन सा जिला है, क्या नाम होगा। लेकिन यही नियम, यही मर्यादा, यही पैमाना हाई कोर्ट के मामले में क्यों नहीं सरकारें याद रखती हैं? हरीश जी, देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोगों को सस्ता न्याय, सुलभ न्याय और समय से न्याय उपलब्ध हो। और ये विषय तो अन्य जो बड़े प्रदेश हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर 3 बेंच हैं। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई। तो उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा प्रदेश है और पेंडेंसी कोर्टों में न रहे, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को, प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए कि उसको कैसे सब। नहीं हरीश जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, इसके पीछे खास वजह थी जी।
कटघरे में सब हैं, तीनों जो आप नेता बैठे ना, अरुण प्रकाश जी, आप और केसी जैन, तीनों कटघरे में, तीनों के मतलब तीनों की पार्टियां। अटल जी ने संसद में पश्चिम में हाई कोर्ट की बेंच हो, इसके लिए एक प्रभावशाली भाषण दिया था, एक तीखा सवाल पूछा था, और उन्होंने अपनी चिरपरिचित अंदाज में धारा प्रवाह बिल्कुल ऐसा शब्द चित्र खींचा था कि लगा था कि मनसा वाचा कर्मणा अटल जी बेंच चाहते हैं। खैर तब तो जनसंघ की स्थिति थी नहीं कुछ ज्यादा भाजपा की, तो कुछ मांग हो गई। अटल जी प्रधानमंत्री रहे, जब वो प्रधानमंत्री रहे तो लखनऊ में भी उनकी सरकार थी, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी। हाई कोर्ट के बेंच के डिवीजन के लिए दो ही चीजें चाहिए थी, दिल्ली और लखनऊ एक मत हो जाए। तब आपके पास पूरा अवसर था, तब ये सिद्धांत लागू करके क्यों नहीं बात कर दी कि सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए? वो तत्कालीन क्या समस्याएं, क्या मजबूरियां नहीं होगी, मैं इसके विषय में मेरी जानकारी नहीं है कि उस समय क्या दिक्कतें आई हैं। नहीं दिक्कतें नहीं हरीश जी, दिक्कतें ऐसा थोड़ी ना कि तब बात सूखा पड़ रहा था, पानी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आपको पता ही है ना, तब की भी पता, आपकी भी पता है। जी। समस्या क्या है? कोई न कोई वजह रही होगी, परंतु अब ये तर्क नहीं चलता, कोई ना कोई वजह होगी। अरुण प्रकाश जी, लंबे समय तक कांग्रेस दिल्ली और लखनऊ में राज करती रही। उत्तर प्रदेश तब भी छोटा सूबा नहीं था, पूरे देश की आबादी के बरक्स उत्तर प्रदेश की आबादी तब भी बहुत ज्यादा थी। आपने, इंदिरा जी ने राज किया, राजीव गांधी ने राज किया, नरसिंह राव रहे, आपकी सरकार तो बहुत लंबे समय तक रही, और लखनऊ में भी रही आपकी सरकार। आपने इस दिशा में क्यों नहीं कभी सोचा कांग्रेस ने कि सस्ता, सुलभ और कम खर्चीला तत्कालिक न्याय, तत्काल प्रभाव से मिलने वाली न्याय की व्यवस्था में सबसे बड़ा कदम होगा कि हाई कोर्ट की जितनी ज्यादा बेंचेस हो उतना अच्छा। क्यों 3, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं? 6 बेंच खुल जाने में क्या नुकसान है, मुझे ये कोई बताए। उत्तर प्रदेश का कौन सा मान घट जाएगा, ये मुझे समझाए। जो कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा अरुण जी? अग्निहोत्री जी, हमारी पार्टी कभी बहुत ही न्याय तो सस्ता हो, सुलभ हो, सबके पक्ष में हो, और इसके पीछे प्रदेशों के भी कहता है, निश्चित रूप से तर्क होता है कि प्रदेशों का भी विभाजन होना चाहिए। और उसी कारण पहले इतनी परिस्थिति जो आज न्यायिक मामले लंबित हैं अदालतों में, और जो प्रदेश के जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है, ऐसी स्थिति और परिस्थिति उस समय नहीं थी। इसलिए ये नहीं महसूस हो रहा था कि दूसरे या तीसरे बेंचों का गठन किया जाए। लेकिन अभी हमारे एक साथी ने कहा, मैं भी वकील हूं, अगर ठीक से थोड़ा रिलोकेशन कर दिया जाता तो तब भी निश्चित रूप से कुछ हद तक कुछ समस्याओं का निदान हो जाता। अग्निहोत्री जी, लखनऊ जो एक महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण उसकी भौगोलिक परिस्थिति है लखनऊ की, और ट्रेन के माध्यम से और तमाम माध्यम से इस ढंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम सहारनपुर से लेकर के और बस्ती और गोरखपुर मंडल को लखनऊ से कनेक्टिविटी देते, यहां से अदालतों में, यहां पे न्याय मिलता, और गाजियाबाद से लेकर के और उधर कहता है मिर्जापुर और बलिया तक अगर इलाहाबाद से जुड़ा होता तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को। अरुण जी, आपकी बात ठीक है, ये अगली होता। अरुण जी, अगले पड़ाव की बात है। मैं एक बात स्पष्ट करूं, फिर केसी जैन साहब के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेंडेंसी तब भी थी जब नारायण दत्त तिवारी का शासन था, जो कांग्रेस के आखिरी सुल्तान थे उत्तर प्रदेश में। तब भी पेंडेंसी थी, और तब भी देश के और हाई कोर्ट्स में जो पेंडेंसी थी, उसको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। एक बात समझनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की आबादी नारायण दत्त तिवारी और राजीव गांधी केंद्र में और प्रदेश में नारायण दत्त उस समय भी देश में बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा थी जितनी आज ज्यादा है। अनुपात में अंतर नहीं आया, अनुपातिक तौर पर ही ना देखेंगे समस्या को। यह समस्या तब भी थी, आज भी है। 81 में तो वाजपेयी चिल्ला रहे थे कि बेंच बननी चाहिए, समस्या थी तब ना चिल्ला रहे थे। इसलिए कांग्रेस ने तब गंभीरता से नहीं लिया जब लेना चाहिए। जैन साहब,
आपकी पार्टी की राज्य में तो कई दफे सरकार रही और केंद्र में भी आपकी पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका 2-3 बार अदा कर चुकी है। ठीक, एक सरकार में तो खुद मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, प्रभावशाली थे, और 10 साल कांग्रेस की सरकार में भी आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी थी, प्रभावशाली रही। उत्तर प्रदेश के ये पीड़ा, ये दर्द कभी दिखाई नहीं दिया? देखिए अमिताभ जी जी, कि जो बेंच का मामला है, हाँ, तो एक तरीके से ये चौथी बेंच होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2 बेंच वर्तमान में हैं और एक बेंच जो हाई कोर्ट की जो उत्तरांचल इससे कट के अलग हुआ, तो काफी आबादी का एक तरीके से जो यहाँ पे 2 कोर्टों में जाना था, 2 बेंचों में, वो वहाँ पे तीसरी बेंच जो बनी हाई कोर्ट की उत्तराखंड में, वो अलग हो गई। तो ये चौथी बेंच इस तरीके से होगी। लेकिन जो सवाल आपने किया कि आपकी सरकार की क्या मंशा रही, समाजवादी पार्टी की क्या मंशा रही, समाजवादी पार्टी कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं रही कि और जो बेंचे हैं उसका निर्माण ना हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपका विचार क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपकी सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? आप इतनी बार सरकार में रहे उत्तर प्रदेश में, मैं ये कहा जानना, हर पार्टी का मेंबर मुझे आज की सैद्धांतिक बात बता रहा है कि अमिताभ जी देखिए हमारी पार्टी इस मामले में पक्ष में है। मैं दूसरा सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं कि आप पक्ष में हो विपक्ष में, मैं पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश के आवाम की। ये मसला मेरी नजर में वकीलों का ही नहीं, ये मसला मेरा है, अमिताभ अग्निहोत्री का। मेरे खेत का मुकदमा, जितने का खेत नहीं उतने का पैसा लग गया, लड़ते लड़ते मुकदमा, जाते जाते इलाहाबाद। मैं चाहता हूं 200 किलोमीटर की पैराफेरलियर में हमको न्याय मिले। कोई गुनाह कर रहा हूं, कोई अनुचित बात मांग रहा हूं क्या? इसमें कोई गलत बात है क्या, कोई अनुचित मांग है क्या उत्तर प्रदेश के लोगों की? अगर बुंदेलखंड का आदमी चाहता है कि एक उसके पूरे इलाके में एक हाई कोर्ट हो, क्या गुनाह है इसमें? आप जिले बना देते हो 5 मिनट के भीतर, मन में आ जाए। आखिर इसी तर्क पर जिले बनाते हैं ना कि भाई एक डीएम नहीं संभाल पा रहा है, एक एसडीएम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं रख पा रहा है, बनाओ दूसरा जिला। इसीलिए नहीं बनते हैं, वरना उत्तर प्रदेश तो 26 जिलों से शुरू हुआ था। इतने जिले कहां से आ गए? आए ना। मेरा सवाल है, पार्टियां जो केंद्र में और लखनऊ में एक साथ हुकूमत में रही, उन्होंने क्या किया इस समस्या पर? छोड़ दीजिए वकील राजनीति कर रहे हैं, रोजी रोटी की लड़ाई है, जो उस बात को छोड़िए। ये उत्तर प्रदेश के 22 उन लोगों की लड़ाई है जो 7.5 या 8 लाख, मेरे ख्याल से बीके सिंह साहब या धीरेन्द्र जी बता पाएंगे, मेरे ख्याल से मोर देन 7.5 लाख की पेंडेंसी है, जितना मुझे याद आ रहा। हो सकता मैं गलत हूं। मेरा मुकदमा सालों साल पेंडिंग क्यों रहे जैन साहब? अमिताभ जी जी देखिए, केंद्र में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही। और मैंने ये कहा कि आपकी सरकार रही, आपने सुनी नहीं? मैंने कहा मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, हाँ या ना? थे ना? हाँ थे। आपने न्यूक्लियर पर सरकार बचाई, कांग्रेस के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला मामला बना। 10 साल आपकी चिट्ठी प्रधान राष्ट्रपति भवन में रही इनके समर्थन के लिए। आपने कब मांग उठाई? लेकिन अमिताभ जी कहीं पे जो वो समाजवादी पार्टी की सरकार जो 10 साल तक उसके साथ में जरूर रही कांग्रेस के साथ में, लेकिन जो इसका समर्थन रहा वो बाहर से रहा, कहीं पे उस तरीके का हस्तक्षेप नहीं था। अरे हस्तक्षेप की बात, आप मेरी बात नहीं समझे। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझे। ये हस्तक्षेप। दूसरी बात अमिताभ, नहीं, पहले इसका उत्तर दे दो। पार्टी की सरकार ने वर्तमान में देखिए जो नया कोर्ट का स्थापना जो हो रही है नई जगह पे, वो वहां पे करीब 1000 वैकेंसी नई निकाली जा रही हैं और वहां पे ये व्यवस्था की गई कि नई कोर्टें भी वहां पर हों। जितनी बड़ी कोर्ट बन रही है ये फैजाबाद रोड पे, वहां से शिफ्ट हो रही है। दूसरी बात कह रहा हूं, आप फैजाबाद रोड उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। साहब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया कांग्रेस में। आप साधु रहे हो, संत रहे हो, उससे मेरा मतलब नहीं। आप समर्थन ना भी दो, कोई भी राजनीतिक दल हो वो केंद्र सरकार को समर्थन, जैसे आज भाजपा को कोई समर्थन नहीं दे रहा, उनकी खुद की सरकार है, लेकिन फिर भी सपा को बसपा को ये तो करना चाहिए कि जनता के हित के मुद्दे मोदी जी के सामने ले जाके मांग की जाए। और राजनीतिक दल का काम क्या होता है? बोले कि हम 10 साल आंख बंद किए थे क्योंकि हमने कहा हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं, हम बोलेंगे कुछ नहीं। ये तो नहीं होता ना। बिल्कुल करना चाहिए समाजवादी तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मैं वही तो पूछ रहा हूं।
और जो स्वयं से कर सकती है वो भी समाजवादी पार्टी करेगी। जैन साहब नहीं, मेरा सवाल जनता बहुत के हित साफ के लिए। नहीं, जैन साहब मुझे क्षमा कीजिए, मेरा सवाल बहुत साफ। राजीव गांधी, नरसिंह राव, छोड़िए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, ये कांग्रेस जिम्मेदार है, कटघरे में खड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विशेष रूप से कटघरे में भाजपा इसलिए खड़ी होती है क्योंकि अटल जी इन पर्सन इसके फेवर में खुद बोले थे। कोई छोटा आदमी नहीं बोला था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं बोले थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात की पैरवी की थी, लेकिन जब उनके हाथ में कलम दी हिंदुस्तान के अवाम ने, तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। इसलिए वो कटघरे में, मुलायम सिंह जी की पार्टी 3-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही और केंद्र की सरकारों में उसकी भूमिका रही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। वो इसलिए कटघरे में है कि उसने भी जनता की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। धीरेन्द्र जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं अंता जी आपसे। अच्छा, मुझे एक बार एक आंकड़ा बताइए, इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडेंसी कितनी है? धीरेन्द्र जी देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, नहीं, पूरे प्रदेश की पूछ रहा हूं। प्रदेश- मेरे लिए पश्चिम का खेल नहीं है, मैं यहां केवल पश्चिम की वकालत करने नहीं बैठा। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख कोशिश करिए कि 5 करोड़ की जनसंख्या पर एक हाईकोर्ट हो। 14 लाख केसेस के करीब। सुन लीजिए, मैं तो पुराना आंकड़ा दिमाग में कहीं फिर और मैं अमिताभ जी एक बात और भी बताना 14 चाहता लाख हूं। पेंडेंसी है, 14 लाख केसेस की पेंडेंसी है। डेटाज ये भी कहते हैं, अमिताभ जी 1 मिनट आपकी लूंगा जी, कि अगर आज की तारीख में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई केस ना दायर हो तो एरियर्स को निपटाने के लिए भी कम से कम 30 साल का पीरियड चाहिए। बताइए। अच्छा, उत्तरांचल- ठीक है, शर्मा जी एक बार बीके सिंह के पास जाऊंगा। बीके सिंह, अगर 5 करोड़ लोग की आबादी पर एक हाई कोर्ट बन जाए है, तो इसमें अनुचित क्या हो जाएगा, गुनाह क्या हो जाएगा, आसमान कौन सा फट पड़ेगा, गंगा दक्षिण की ओर चलने लगेगी, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर आने लगेगी, हिमालय पलट जाएगा, क्या समस्या क्या हो जाएगी? क्या 5 करोड़ लोग बहुत होते हैं एक हाईकोर्ट के लिए संभालने के लिए? कोई समस्या नहीं होगी, नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा कि हमारे 14-15 लाख जो केसेस पेंडिंग हैं उनका निपटारा होगा। आप देखिए, जो हमारे तमाम एक्ट हैं कि 20 साल में दूसरी चकबंदी शुरू हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ इलाहाबाद, लखनऊ मिला करके सन 76 से लेके 80 के मुकदमे हियरिंग पे चल रहे हैं। तो हम कितना पीछे हैं। हम आज इस ई फाइलिंग के एज में जा रहे हैं कि हम घर बैठ करके मुकदमा फाइल कर दे, जज साहब उसको अपने कंप्यूटर पे देख ले, सवेरे बिना कुछ ध्यान दिए 1-2 क्वेरी करके फैसला दे दे। और हम जा कहां रहे हैं आज के 35 साल 40 साल पहले। तो अगर 5 करोड़ पे एक हाई कोर्ट होगा तो ये आम आदमी को मिलने वाला बहुत बड़ा वरदान होगा कि हर आदमी न्याय की चौखट पे जाएगा। जो हम 76 की सेकंड अपील, 80 के चकबंदी के मुकदमे, रेंट कंट्रोल के मुकदमे और ये नाली और खड़ंजे के मुकदमे चल रहे हैं, इसमें हम लोगों को राहत मिलेगी। वकीलों का लाभ, आम आदमी का लाभ, जनता का लाभ। हमारी जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम सबसे पीछे हैं कि मुकदमों का फैसला नहीं। मुकदमा डाल दीजिए पोस्ट बॉक्स में, उसका फैसला कभी होना नहीं है। हरीश जी, तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी हम सभी। हरीश जी, इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, इसमें सभी सरकारों को, सभी दलों को एक होकर ये काम करना चाहिए। आप केंद्र में हैं और मजबूत सरकार है केंद्र में आपकी। जी, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है ना? जी। वो देवी गौड़ा और गुजराल साहब होते तो शायद मैं इतनी अपेक्षा नहीं रखता आपसे। वो नरेंद्र मोदी, इसलिए इस बात को जोर देके कह रहा हूं। जी, बहुत अच्छा आंकड़ा बताया धीरेन्द्र शर्मा जी ने। आज से, कल सुबह से, तारीख देख लो, 24 दिसंबर 2014 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई मुकदमा एडमिट नहीं किया जाए, एक भी मुकदमा, तो 30 साल लगेंगे सारा पुराने मुकदमे क्लियर करने में। नरक नहीं तो क्या है? ये न्यायिक नरक नहीं तो क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को इस मंच से आश्वस्त कर सकती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उत्तर प्रदेश के अवाम को जरूरत के मुताबिक हाईकोर्ट की बेंच उपलब्ध कराएगी? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार इस संदर्भ में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे
केंद्र सरकार उस पर निर्णय हरीश जी, करेगी। नहीं, ये मैं इसको पलट देता हूं, मैं इसको पलट के पूछ लेता हूं, केंद्र की सरकार प्रस्ताव मांग ले तो नाक नीची हो जाएगी क्या? नहीं, जो उसकी प्रक्रिया है। नहीं, प्रक्रिया क्या होती भाई? अग्निहोत्री साहब, नहीं, माफ करिए मुझे, फोन करके बात होती है, राज्य मांग नहीं, हमको पता है हरीश जी, राजकाज हम भी जानते हैं, थोड़ा बहुत, आप जितना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। अरे नहीं, कैलमिटी होती है, सुन लीजिए अब आप ऐसी बात आप लोग प्रवक्ता लोग कह देते हो कि फिर बोलना पड़ता है। मैं चाहता हूं ऐसी बात नहीं बोलूं। सरकार के ग्रांट का एक तरीका है, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो राज्य सरकार केंद्र को प्रतिवेदन भेजेगी, केंद्र उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। आपदा आई, उमर अब्दुल्ला का तो घर और दफ्तर बह गया, मोदी जी ने 1000 करोड़ अनाउंस कर दिया, न चिट्ठी न तार, चूंकि चुनाव था ना। यहां आप कह रहे हो कि प्रक्रिया है, अमिताभ जी, प्रक्रिया का तो पालन करना पड़े, इसमें क्या प्रक्रिया है भाई? आप वहां से सांसद हैं भाई, ठीक बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी फुल फ्लेज सरकार है, उनको उत्तर प्रदेश की समस्याओं, इसकी समस्या को लेकर के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को कठिनाई। हरीश श्रीवास्तव जी, उनसे जो मैं पूछूंगा वो अभी जनता के सामने आएगा, लेकिन आपसे जो पूछ रहा हूं, आपकी नाक नीची होती है वो राज्य सरकार को ये पत्र लिखने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदेश की जनता की सहूलियत के लिए यह भाजपा इतनी बड़ी हो गई कि प्रदेश की जनता की कठिनाई छोटी हो गई, उसकी नाक बड़ी है। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की कठिनाई के समाधान के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार इन मांगों पर विचार करेगी। केसी जैन साहब, भाषण के अलावा ठोस काम क्यों नहीं करती सरकार आपकी? 14.5 लाख केस पेंडिंग है, 30 साल तक निपटाए जज, रात दिन फैसला सुनाते रहे तो भी नहीं निपटे। कहां ले जाएंगे उत्तर प्रदेश को? न्यायिक नरक बना दिया, न्यायिक नरक। जैन साहब। अमिताभ जी, देखिए जी कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस पक्ष में है कि जनता को सुलभ और त्वरित न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले। आपके पक्ष के लिए जो समाजवादी पार्टी स्वयं कर सकती है उस पे उसने त्वरित कार्य किया है। जो नई जगह पे नई कोर्ट बन रही है, अरे मेरा सवाल क्या है, आप बता रहे हैं उसमें नई जैन साहब कोर्टों की उसमें स्थापना होगी, जैन और साहब करीब 1000 नया एम्प्लॉयज पे रखा जा रहा है। आज बहस ही नहीं है, आप भटक रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, और अरे भाई, और जो अभी गलत बात है ना, चल रही थी उसमें धीरेन्द्र जी नहीं, आपकी बात ठीक ने बताया उसमें कि 1955 में भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से भेजा गया था, मैं क्या पास नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, ये जैन साहब, ये उत्तर प्रदेश सरकार उसको चाहती है कि कोर्ट बने। जैन साहब, बीती ताय विसार दे, क्या जवाहरलाल जी ने किया, क्या गोविंद वल्लभ ने किया, क्या संपूर्णानंद के, छोड़ो, ठीक है ना। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने में क्या संकोच है? क्या नाक नीची हो रही है? जो बात मैंने मोदी के लिए कही वो अखिलेश के लिए, क्या नाक नीची हो रही है? क्या मालिक हो गए क्या उत्तर प्रदेश के आप लोग? ये प्रस्ताव भेजने में क्या समस्या है? बोले नहीं, एक बार हमारे प्रधाना ने प्रस्ताव भेजा था, माना नहीं तो अब हम दोबारा भेजेंगे नहीं। क्या ऐसी कोई नाक लगाएंगे क्या? ये कह रहे हैं प्रस्ताव आएगा तो सोचेंगे, और वो करेगी संपूर्णानंद जी ने प्रस्ताव भेजा था, अब मैं क्या भेजूं? ये तो तर्क नहीं हुआ ना। तब तो संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री रह लिए, आप क्यों मुख्यमंत्री रहे? नहीं, अमिताभ जी, केंद्र सरकार उसमें आ गया है, ये अधिकार पूरा केंद्र सरकार के पास में है। उत्तर प्रदेश की जहां पे जो भूमिका है, वकील उत्तर प्रदेश सरकार वकील साहब लोग, आप भाजपा और सपा दोनों का चरित्र देखिए। इनके रहते तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विबाहु। लिख लो मेरी बात शर्मा जी, सिंह साहब। इन दोनों पार्टियों के रुख को देखने के बाद भी अगर आप उम्मीद से हैं तो मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं। वो कह रहे ये फोन करेंगे तो मैं उठाऊंगा, वो कह रहे वो ये करेंगे तो मैं उठाऊंगा, इसके मतलब घंटी नहीं बजेगी दोनों तरफ। धीरेन्द्र जी, आपने देखा दोनों ही पार्टियों का रुख। एक वो पार्टी है जो केंद्र की सत्ता में भी है, उसके सांसद अपने अपने इलाके में बेंच बनाने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन फिर वही प्रस्ताव राज्य सरकार से मांग रहे हैं। तो वही राज्य सरकार है कि केंद्र के पाले में गेंद डाल रही है। कोई उम्मीद नजर आती है अब भी आपको? देखिए, अभी जो हरीश जी ने आपके सामने जो बात रखी थी कि राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है जी, तो मैं बता दूं कि राज्य सरकार का तो प्रस्ताव जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उन्होंने भी भेजा, और उसके बाद में अभी हमारी ये गृह मंत्री जी से बात हुई थी
जी। और गृह मंत्री जी ने भी माना था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा था जी। लेकिन अटॉर्नी जनरल की सोली सोराब जी की रिपोर्ट और उनकी ओपिनियन, जो अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन गवर्नमेंट के ऊपर बाध्यकारी है, गवर्नमेंट उसे मानती है, वही अटॉर्नी जनरल से राय लेती है। अटॉर्नी जनरल ने ओपिनियन दी थी अपनी कि स्टेट की रिकमेंडेशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है जी। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है जी। और किसी का कोई हस्तक्षेप भी नहीं है जी। जबकि अगर उनके कहने के मुताबिक भी, जैसे हरीश जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं आई, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन तो पहले से पड़ी है वहां जी। यानी सवाल अरुण प्रकाश जी पर भी खड़ा हो रहा है। अरुण जी क्या जवाब देंगे? देखिए गायत्री जी, मैं तो ये बात कहता हूं कि अभी तमाम जिले बने, जैसा अग्नोत्री जी ने कहा, और अग्नोत्री जी कह रहे हैं कि कल भी या परसों भी कोई जिला बन जाए, 26 को शायद। जी। सफाई महोत्सव। आदरणीय अग्नोत्री जी, इन 20 और 25 वर्षों में मैं जो कह रहा हूं कि ठीक ढंग से मूल्यांकन करके किन्हीं जिलों के किन्हीं परिस्थितियों को नहीं बनाए गए हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे तमाम जिले हैं जिसमें श्रावस्ती है, तमाम जिनका जिला मुख्यालय से कोई प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं किया गया? सवाल ये है जी। यही मैं आपसे गायत्री जी, मैं पूरी बात कहना चाहता हूं जी कि जो आज की जो भौगोलिक परिस्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या बुंदेलखंड की, या अभी अग्नोत्री जी ने कहा कि 3 और 4 बेंच होने चाहिए सस्ता और सुलभ न्याय के लिए, तो जब तक उन भौगोलिक परिस्थितियों का ठीक ढंग से आकलन न हो, धीरेन्द्र जी वकील हैं, बीके सिंह जी वकील हैं, मैं भी एक वकील हूं, तो उन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ बार काउंसिल की भी एक कंसेंट निश्चित रूप से लेना चाहिए कि कहां पे एक बेंच स्टेब्लिश किया जाए। आपकी केंद्र में सरकार रही, ये आकलन आपने क्यों नहीं किया? एक सेकंड भैया, अरुण जी, एक बात मैं कहूं, मैं बार एसोसिएशन को लेके बहुत ज्यादा भयाक्रांत होने वाला आदमी कभी नहीं रहा जी। ठीक है ना, लखनऊ वाले मेरे खिलाफ हो जाए तो भली भला पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले हो जाए, इलाहाबाद वाले हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्स जहां बनता है वहां डॉक्टरों से पूछते हैं क्या? पहले एम्स बनाते हैं, उसके बाद डॉक्टर तो खुद ही आ जाते हैं। आप मुझे समझाओ ना। नहीं मैं भैया ना वकील क्या वकील को अलग मैं आपकी बात कर रहा हूं अग्नोत्री जी, 3 लोग की बात आगे बढ़ा रहा हूं ना, ये अरुण भाई, जहां यूनिवर्सिटी खोलती है सरकार, वहां सूबे भर के मास्टरों से जन्म संग्रह कराती है क्या? नहीं ना, मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर देते हैं, मास्टर अपने आप आ जाते हैं। ये नहीं चल रहा क्या? देश भर का नियम है। ये सबसे गलत हो रहा है अग्नोत्री जी, मैं जो कह रहा हूं। जब बात है भाई इस ढंग से कि किसकी क्या डिमांड है, मूल बात हो सकता है। अरुण जी माफ करिए मुझे, ये वकीलों का प्रेरोगेटिव नहीं है। मैं बहुत अदब से कह रहा हूं अपने वकील मित्रों से, नहीं, ये जनता की सुविधा का मसला है। मैं वकीलों की सुविधा के लिए बेंच की मांग नहीं कर रहा, ये जान लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के अगर बनना हो अग्नोत्री जी तो बरेली में बनेगा कि मेरठ में बनेगा कि गाजियाबाद में बनेगा कि अलीगढ़ में या आगरा में बनेगा। मैं गरीब आदमी के हित के लिए मांग कर रहा हूं। मैं किसी इलाके के वकील की कमाई बढ़ जाए या घट जाए इसके लिए मांग नहीं कर रहा, ये जान लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के गरीब आदमियों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए हाईकोर्ट की अधिक बेंचों की मांग कर रहा हूं। एकदम ये सही आपका बात है। आपके पास लौटेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, लखनऊ बेंच भी बनी थी, तो फिर बाकी बेंचें क्यों ना बने, या फिर ये विरोध से विरोध के लिए हो रहा है? मैं आपसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, लखनऊ बेंच बनी नहीं थी, वो अवध प्रोविंसेस की हाईकोर्ट थी जिसको एमलगमेशन ऑर्डर से एग्जिस्ट करने दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद। राकेश जी, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? कोई भी क्यों 700 किलोमीटर का रास्ता तय करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएगा? विरोध का कारण 2 है जी। पहली चीज, क्या संविधान की जो व्यवस्था है और जिस व्यवस्था को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन इन कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ साफ कह दिया है जी, वो व्यवस्था ये है कि एक प्रदेश में एक हाईकोर्ट, एक से ज्यादा प्रदेशों में भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, लेकिन एक प्रदेश में एक से ज्यादा हाईकोर्ट की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार में आज बेंच बनाने के लिए लड़ाई नहीं चलाई जा रही है।
भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व, भाजपा का लॉ मिनिस्टर ये बताता है कि हमारे यहाँ बेंच का कोई प्रपोजल नहीं है, और शीर्ष नेतृत्व अगले दिन बयान देता है विरोधाभासी कि वहां हम बेंच बनाना चाहते हैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी, हम समर्थन करेंगे। मात्र भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। राकेश पांडे जी बताएं। मैं दो बातें कहूंगा। एक, आपने कहा कि संविधान में एक राज्य में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था है, हिंदुस्तान के कई राज्य हैं जहां 3-3 हाई कोर्ट चल रहे हैं। ठीक, आप एकदम सही कह रहे हैं। वहाँ पे राज्यों में 3-3 हाई कोर्ट इसलिए चल रहे हैं कि आजादी के पहले से वो हाई कोर्ट थे, और कहीं पे भी राकेश पांडे जी नहीं गई है। राकेश पांडे जी, दूसरे की भी सुनो, इजलास में भी जज दूसरे वकील की हुई सुनता है। आपकी बात जो है जब तक सही रहेगी पूरी सुनता रहूंगा, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट बात करेंगे तो वकील के अधिकार को इस्तेमाल करूंगा और कहूंगा कि आप जो है बिना सुने आप कैसे हस्तक्षेप कर देंगे? पहले सुनेंगे तब ना उसमें कोई बात करेंगे ना। अरे आपने हमसे कहा कि कई जगह पे बेंचेस बनी है, बेंचेस बनी नहीं है। बनी नहीं बोला मैंने ना, आपने मेरे शब्द अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। मैंने कहा कई राज्य ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा हाईकोर्ट परसिस्ट कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि जैसे लखनऊ ठीक है ना, नागपुर में था, जबलपुर में था, आजादी और सुनिए, भारत के संविधान में सैकड़ों बार संशोधन हुआ है जनता और समय की जरूरत के मुताबिक। क्या समस्या है? 14.5 लाख की पेंडेंसी ये मुल्क, ये उत्तर प्रदेश क्यों झेले? 14.5 लाख केसेस की पेंडेंसी उत्तर प्रदेश क्यों झेले भाई, गरीब आदमी? आप बहुत सही बात कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 जजेस की स्ट्रेंथ है, 80 जजेस अपॉइंटेड हैं। आप इसकी लड़ाई लड़ें कि 80 और जजेस नहीं, यहाँ भी पूरे जज होने चाहिए और 5 करोड़ की आबादी पर एक हाईकोर्ट हो, ताकि सुचारू रूप से सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी को मिल पाए। आपको लगता है कि आप संविधान से ऊपर, तो आपकी बात सही है, वरना जो संविधान में लिखा है हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना संविधान में, मैंने आपसे निवेदन किया राकेश पांडे जी, संविधान में सैकड़ों बार संशोधन हुआ है, सैकड़ों बार, समय काल और परिस्थितियों को देखते हुए। भारत का संविधान ऐसा नहीं है कि जिसमें यह लिख दिया गया हो कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता कभी। भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है और वो इसका बेसिक फीचर है। जिस दिन आप जो है आर्टिकल 214 को अमेंड करने की बात करेंगे, वो बेसिक फीचर का जो है हनन होगा। राकेश पांडे जी, ये बात कि हाई कोर्ट बनने से संविधान की मर्यादा टूट जाएगी, इस देश में किसी को हजम नहीं होगी। संविधान खंडपीठ बनने से संविधान की ही मर्यादा नहीं, न्यायपालिका की मर्यादा। मैं ये तो जान सकता हूँ कि कुछ वकीलों को तकलीफ हो जाए, गरिमा टूट जाएगी। मैं ये तो मान सकता हूँ कुछ वकीलों को तकलीफ हो जाए, लेकिन बाकी संविधान को कोई फर्क नहीं। वकीलों की तकलीफ से ज्यादा तकलीफ वादकारियों को होगी, और इसीलिए आप देख लीजिए जहां पे डिमांड है वहां पे कोई जन आंदोलन नहीं है, मात्र वकीलों का आंदोलन है। वादकारी को क्या तकलीफ भाई? दिल्ली के नजदीकी की वजह से दिल्ली के कुछ जो है फर्मों द्वारा ये प्रेरित है पूरा आंदोलन। राकेश पांडे जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदमी को मेरठ में हाई कोर्ट में उसका मुकदमा में जाना पड़े, आराम से बस घंटे भर में पहुंच जाए, उसको इसमें सुख मिलेगा या उसको इलाहाबाद जाने में सुख मिलेगा भाई? मैं आपको एक चीज बताऊं जी, आज हम लोग जो है 5 से 10 साल के अंदर पेपरलेस कोर्ट की ओर होंगे, जिस टाइप से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। ग्लोबल नेस्ट की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क और नई दिल्ली में बहुत फर्क नहीं, और यदि डिस्टेंस अकेला आधार है तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ केरला, आसाम, 35 साल पुराने मुकदमे हैं, न्याय को सुलभ और सुचारू। राकेश पांडे जी, 35, 40 साल पुराने मुकदमे लड़े जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये इस गरीब प्रदेश को स्वीकार नहीं होना चाहिए। शर्मा जी भाई, ये पहली बार मैंने सुना, धीरेन्द्र जी, पहली बार मैंने सुना कि भारत का संविधान की मर्यादा भी टूट जाएगी बेंच बनने से। ये राकेश पांडे जी का विचार है जी। ये संविधान की मर्यादा ना कभी टूटी और ना बेंच बनने से संविधान की मर्यादा। मैं तो समझ ही नहीं पाया, मतलब ये राकेश पांडे जी का मैं नहीं समझ पाया। आर्टिकल 214 पढ़ लें और प्रियम्बल पढ़ लें जी, अगर थोड़ा उसको समझने का कोशिश करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी जी। धीरे शर्मा जी, पांडे जी, आपको लगता है कि आप हमसे ज्यादा तेज बोल लेते हैं और आप सही हैं, तो फिर मैं कुछ कहने की। पांडे जी, दूसरे मेहमान हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लीजिए। आपकी बिरादरी के धीरेन्द्र जी देखिए, राजनीतिक केवल हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना अगर नहीं हुई है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का कारण नहीं हुई है। इलाहाबाद का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है जो हमेशा रोड़े अटकाता रहा। प्रतापगढ़ बहुत पास है वहां के, वहां का कोई भी राजनीतिक पार्टी ये विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि जो इलाहाबाद, अब आप देखिए 12 जिलों की
एक बेंच सक्सेसफुली कार्य कर रही है लखनऊ में। 1948 के अमलगमेशन ऑर्डर से ये, क्योंकि वो चीफ अवध कोर्ट थी जी, ठीक है। 1948 में जो अमलगमेशन ऑर्डर हुआ उससे इलाहाबाद की ये बेंच हुई और 12 जिलों की जब कोर्ट सक्सेसफुली कार्य कर सकती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या और बाकी उत्तर प्रदेश में और बेंचेस क्यों नहीं काम कर सकती? ठीक है, धीरेन्द्र जी आपकी बात आई। बीके सिंह जी, क्या उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की और ज्यादा बेंचेस स्थापित होने से भारत के संविधान की मर्यादा टूट जाएगी? नहीं भैया, ना संविधान की मर्यादा टूटेगी, ना बेसिक स्ट्रक्चर इसका डिमोलिश होगा, बल्कि इससे आम जनता की लाभ के साथ साथ सरकार की छवि में सुधार होगा, हमारी जुडिशरी में सुधार होगा, हम सभी लोगों में सुधार होगा। ये वकीलों का एक ग्रुप जो कहता है कि साहब इससे हमारा व्यवसाय प्रभावित, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब ये जितनी भी बातें हमारे भाई साहब ने अभी की, राकेश जी ने, इनसे हमने नहीं कही है। ये सुप्रीम कोर्ट हम सभी पढ़ते हैं, जो भी हाई कोर्ट में और वकालत करता है वो संविधान पढ़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, जितने भी जजमेंट की बातें कही है, कहिए तो जजमेंट सामने है, पढ़ दूं। ये जबरदस्ती की बातें हैं। देखिए, ऐसा है कि संविधान में सैकड़ों संशोधन होते हैं, आप हमें परमिशन दें, मैं उसको पढ़ दूं। सुधार हमारा वो है, बढ़ता हुआ कदम है। जहां कहीं कोई गलती होती है और यदि कोई संविधान पे कभी कोई आंच आती भी है तो उसके लिए हमारी हाई कोर्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर है, उसको स्ट्रक डाउन करते हैं। ये बार बार हुआ है, बार बार होता आया है। लेकिन ये कि हाई कोर्ट की एक बेंच बन जाएगा, आप मुझको बताइए कि पहले जिले में सारी अदालतें होती थी, अब हर तहसील में आप मुंसिपल की अदालतें क्यों कर रहे हैं? क्यों जाते? वही शहर का वकील जाकर वहां पर वकालत करता है कि नहीं करता है? उसमें क्या दिक्कत है? तो अगर जिला अदालत संविधान में आप हाई कोर्ट बना देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? जी, ये तो केवल जबरदस्ती की बात है। आप स्ट्राइक किए रहिए, स्ट्राइक करने से वकील। अरे राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया तो ये मांग खारिज हो जाएगी, आपके विरोध से क्या होगा? आपके विरोध से क्या होगा? हमारे अगर आपकी बात मान भी ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो इनकी जो मांग है, जो लड़ते आ रहे हैं अब तक, उनकी मांग खारिज हो जाएगी आगे जाकर। आपके विरोध से कुछ होगा क्या? ये जब राजनीतिक मांग का राजनीतिक विरोध हो रहा है, जब खारिज होगा तो खारिज होगा, लेकिन ये जो भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित राजनीति हो रही है वहां पे। आपके साथ तो राजनीति नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राकेश पांडे जी जुड़ने के लिए। अब ये किस तरीके की बातें अब निकलकर सामने आए धीरेन्द्र जी? देखिए, ये जो इन्होंने कहा है कि साहब संविधान का हनन होगा, संविधान का हनन बिल्कुल नहीं है। हाईकोर्ट की बेंच के बारे में अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय भी दे दी है। जी जी। और राकेश पांडे जी को डर किस बात का है? अगर हमारी मांगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो राकेश जी, पहले आदमी मैं कहता हूं, राकेश जी को दावत देता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दीजिए हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना होने के बाद में। अगर आप में हिम्मत है, हम देख लेंगे कि आपके कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, जैन साहब आखिरी कमेंट आपकी तरफ से संक्षेप में। देखिए गायत्री, जो सवाल आपने उठाया कि अगर वो असंवैधानिक है तो स्वतः खारिज हो जाएगी, तो उसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दूसरी जगह पे बेंचे ना हो? ये सवाल आपने जो उठाया बहुत अच्छी बात उठाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और अगर कहीं पे गैर संवैधानिक भी है तो जनता के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अरुण जी लास्ट कमेंट। देखिए, मैं इस पक्षधर हूं कि पूर्णतया उनके भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान करके, कि मेरठ में, कि बरेली में, कि गाजियाबाद में, कि अलीगढ़ में, कि आगरा में, कहां पे ऐसी जगह निश्चित कर ली जाए, सबसे मिलजुल करके बात करके तब उनका गठन किया जाए। कोई एक राजनेता या कोई एक पार्टी ये न कहे कि साहब हम कहता यहां गठन कराएंगे, हम वहां गठन कराएंगे। इनका निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए और तब उसका गठन किया जाए। ठीक है, नहीं जैन साहब आपकी बात आ गई। हरीश जी, ये मामला अब आपके अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में है। ये सिर्फ बयानबाजी से ही काम चलता रहेगा या कुछ काम भी होगा? मेरा मानना है गायत्री जी कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की मर्यादा और जनता की असुविधा दोनों के बीच से उनकी मर्यादा, न्यायपालिका की मर्यादा के तहत जनता की असुविधा का निराकरण हो, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए।
ठीक है, अमिताभ जी संपादक टिप्पणी। कोई सैद्धांतिक बातों से काम नहीं चलता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए हरीश जी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये ऐसी वेग बातों का अब समय चला गया। भारत का संविधान, भारत की अदालतों के निर्णय, वो सब छोटे हो जाते हैं भारत के आम आदमी के व्यापक हितों के समक्ष, और हो भी जाने चाहिए। जब संविधान हमने लोकार्पित किया, आत्मार्पित किया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी पहली लाइन क्या लिखी? बी द पीपल ऑफ इंडिया। उसी संविधान से हाई कोर्ट बने, सुप्रीम कोर्ट बने, बाबू बने, चपरासी बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसी से ना। वो किसका डॉक्यूमेंटेशन है? वो हम भारत के लोगों का डॉक्यूमेंटेशन है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था जिस दिन संविधान आत्मार्पित हुआ था, उनसे पूछा एक विदेशी पत्रकार ने कि क्या अंतर आ गया, तो राजेंद्र बाबू ने बड़ी ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज से राजा सेवक हो गया और प्रजा राजा हो गई। मालिक कौन है इस देश का? आम आदमी, जनता मालिक है। 4 वकील और 20 राजनेता मालिक हो जाएंगे? बार एसोसिएशन मालिक मुख्तार हो जाएगी क्या किसी की? नहीं। मैं फिर कहूं, मैं ये बहस वकीलों की मासिक इनकम बढ़वाने घटवाने के लिए नहीं लाया। इनकम हो नहीं हो आप जानो, आपका मुकद्दर जाने। ठीक से मुकदमा लड़ोगे केस मिलेगा, नहीं लड़ोगे नहीं मिलेगा। मैं ये बहस इसलिए लाया हूं कि गाजियाबाद से गाजीपुर और बांदा से बहराइच तक लाखों लाख लोग तबाह हो रहे हैं, खेत बिक रहे हैं, खलुआ बिछुआ गिरवी रख के मुकदमे लड़े जा रहे हैं। क्या बात अरुण प्रकाश जी को नहीं पता? क्या हरीश जी को नहीं पता? क्या केसी जैन साहब को नहीं पता? पता है। मुलायम सिंह जी को पता है, मायावती जी को पता है, अडवाणी जी को पता है, नरेंद्र मोदी जी को पता है, सबको पता है। फिर भी सब लोग इतना मासूम हो जाते हैं, कहते देखिए जनता की सुविधा भी हो जाए और संविधान और हाई कोर्ट और सबकी मर्यादा भी हो जाए, और देखिए कोई गुडी गुडी सा रास्ता निकाल लो जलेबी जैसा। आपको पता नहीं खेत बिक रहे गरीब का। आप लोग इतने ठंडे से बात कर देते हो, इतनी ठंडी बात, इतना ठंडा जवाब। पता लगता है करना नहीं चाहते, मजबूरी में टीवी पे फंस गए तो बोले चलो कुछ बोलो, बवाल काटो। मैं ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों के साथ, ना लखनऊ के, ना इलाहाबाद के, किसी के खिलाफ नहीं, किसी के साथ नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा हूं। मेरा सवाल इस पूरी 1 घंटे में एक ही रहा, मेरे गांव का जुम्मन खेत गिरवी रख के इलाहाबाद क्यों जाए मुकदमा लड़ने? क्यों जाए? क्यों जाए? और मेरे गांव का जुम्मन त्वरित न्याय पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की नहीं तो पाकिस्तान से पूछो कि हालैंड के प्रधानमंत्री के यहां आरटीआई लगाऊं। जब वोट आपको दिया, मालिक मुख्तार आपको बनाया, अपने मुकद्दर का जिम्मेदार आपको बनाया, तो सवाल किससे पूछूंगा? स्वाभाविक है सरकारों से पूछूंगा। मेरी लड़ाई, मेरी चिंता, मेरी पक्षधरता उत्तर प्रदेश के उन लाखों लाख लोगों के लिए है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के गलियारों में चक्कर लगाते रहते हैं और जवान से बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होकर गुजर जाते हैं। एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, बाबा मुकदमा करके जाता है, नाती तारीख पर मिलता है, 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। अभी बीके सिंह बता रहे थे 40-40 साल पुराने मुकदमे। क्यों अभिशप्त रहे हम? किसी की इनकम बढ़े, किसी की इनकम घटे, समाचार प्लस का उसमें कोई रुचि नहीं। उत्तर प्रदेश में उतनी बेंच होनी चाहिए जितने से व्यवहारिक तौर पर त्वरित न्याय मिल सके, लोगों को कम खर्च में न्याय मिल सके। ऐसा नहीं हो कि बीबी का मंगलसूत्र गिरवी रख के ट्रेन में रिजर्वेशन करा के आदमी इलाहाबाद जाए, इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बुंदेलखंड के आदमी को झांसी में न्याय क्यों नहीं मिले हाई कोर्ट के स्तर पर? क्या दिक्कत है? अड़चन बताइए, तकलीफ बताइए। कोई तकलीफ नहीं। इस बात पर सोचिए और हरीश जी से निवेदन करूंगा, आपकी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत दिया है तो कुछ फैसले भी ऐतिहासिक करिए।
रोजमर्रा के काम तो सब सरकारें करती हैं हरीश बाबू। जो सरकारें ऐतिहासिक काम कर जाती हैं वो इतिहास में याद रखी जाती हैं, वरना तो प्रधानमंत्री आते हैं और जाते हैं, कौन किसको याद रखता है। और आज भी 13-14 प्रधानमंत्रियों के नाम पूछिए तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, 2-4 पे अटक जाते हैं। प्रधानमंत्री तो वो भी हुए। और यही बात जैन साहब से कहूंगा, जैन साहब अपनी हुकूमत को भी समझाइए, समय की शिला पर कुछ ऐसा लिख के जाइए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें, आपकी सरकार को, आपके मुख्यमंत्री को। अन्यथा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बहुत हुए और भगवान के आशीर्वाद से आगे भी बहुत होंगे, कौन किसको याद रखता है। कुछ ऐसा करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां कहें कि यह दूरदर्शी सरकार थी। यह निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीके सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैन साहब आपका, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।